दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो घटना घटी उसे केवल आईएएस के कोचिंग तक ही सीमित मत रखिए। मैं भारत के जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, हिंदू, मुस्लिम सभी प्रकार के अभिभावकों को कह रहा हूं कि आपका बच्चा किसी भी स्तर पे है स्टैंडर्ड में, और अगर वो कोचिंग में जा रहा है तो ये घटना वहां भी घट सकता है। इसलिए आप सारे लोग जुड़िए, उन बच्चों को समर्थन करिए, और नहीं तो जो समर्थन करना चाहते हैं वो हमें मेरे इस वीडियो के इनबॉक्स में लिखिए कि मैं करना चाहता हूं। आप अपना मोबाइल नंबर लिखिए ताकि मैं आपसे संपर्क करूं और हम लोग एक संगठित आंदोलन चला करके सरकार से जो है अपनी बात रखें। उनके साथ जो बैठी थी टीचर अपूर्वा मैडम, उनका तो रवैया और भी सहयोगात्मक था। वो चाहती तो मुझे बच्चों के बीच नहीं भी बैठने देती, लेकिन उन्होंने मुझे पूरा समय दिया। मैं अपूर्वा मैडम के द्वारा जो मुझे ये सम्मान दिया गया उसके लिए उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, अभी हम दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के उस स्थल पर आए हुए हैं जहाँ पर आईएएस की तैयारी करने वाले 3 छात्र श्रेया यादव, तान्या सोनी और नवीन डेलविन तथा एक वैसे छात्र नीलेश राय जिनके की बिजली के करंट लगने से मृत्यु हो गई थी, उनके लिए कई मांगों को लेकर आईएएस के छात्र धरना पर बैठे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वही राज आईएएस स्टडी सेंटर का बिल्डिंग है जिसके बेसमेंट में यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की मृत्यु हो गई थी। और अब दोस्तों हम उस स्थल पर आकर के उस जगह का पूरा मुआयना किए और अब हम इसके समर्थन में जो बच्चे बैठे हुए हैं धरना पर उनसे बात करने जा रहे हैं। अभी आपने इस वीडियो में आगे देखा होगा दोस्तों कि कल मैं दिल्ली के राजेंद्र नगर में राज आईएएस कोचिंग के सामने जो घटना हुई थी, बल्कि उससे दुर्घटना कहिए, और वहाँ पर जो बच्चे प्रोटेस्ट के लिए बैठे थे वहाँ पर मैं गया। आपने मेरे पहले के वीडियो में देखा कि पहले मैं उन बच्चों का जो प्रोटेस्ट का जगह था वहाँ पर जो उनके श्रद्धांजलि के लिए लगाए गए थे वो उसका वीडियो आपको दिखाए, फिर राज आईएएस सेंटर को हमने दिखाया। अब आप दोस्तों ये देख रहे हैं कि मैं बच्चों के बीच में बैठ करके और उनके साथ वार्तालाप कर रहा हूँ। तो मेरे मोबाइल का दरअसल ऑडियो थोड़ा अच्छा नहीं था वहाँ पे, इसलिए आप मेरे इस दृश्य को देखिए। और ये वीडियो मैं YouTube पर रखने जा रहा हूँ, इसलिए यदि बच्चों ने जो मुझे कहा और मैं जो बच्चों से कहा उसमें कुछ यदि गलत होगा तो आप जान ही रहे हैं कि मेरा विरोध होगा, लेकिन मैं वही कहूँगा जो मेरी वहाँ पे डिस्कशन हुई। हालांकि वॉइस है वो इतना कम है कि कोई चैलेंज करे तो मैं उसे दिखा करके बता दूं कि वही लाइन हमने कहा है। वीडियो आप लगातार देख रहे हैं। जब मैं वहाँ पर बैठा तो सबसे पहले मुझे ये अच्छा लगा कि कोचिंग क्लास के शिक्षक जो दिल्ली में क्लास चला रहे हैं वो या तो स्टेटस शो करने के लिए या घबराहट में इन बच्चों से मिलने नहीं जा रहे हैं। क्योंकि पहले मैं इस वीडियो बनाने के पहले का अपना अनुभव बता रहा हूं कि जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे मन में भी एक आशंका थी कि बच्चों का रिस्पॉन्स क्या रहेगा मेरे प्रति जब उनको पता चलेगा कि मैं भी आईएएस का टीचर हूं। तो बाद में मेरी जब परिचय हुई, आप देख रहे हैं वीडियो में, जो मैडम हैं अपूर्वा मैडम, वो बैठी थीं और एक सीनियर विद्यार्थी थे जो इसको लीड कर रहे थे। मैं पहले जाके किनारे में बैठ गया
और विद्यार्थियों से बात करने लगा। विद्यार्थी का बिहेवियर देखिए कितना अच्छा और कोऑपरेटिव था कि वो तो बच्चे थे, वो अपने खाने के लिए राजमा और चावल लाए थे। दोस्तों, यदि मैं ये कहूँ तो शायद आपको लगेगा, बच्चों ने मुझे कहा कि सर आप भी खाइए, कोई विरोध नहीं किया। ये उन टीचरों के अंदर का अभिमान है जो वो मिलने नहीं जा रहे हैं। थोड़े देर के बाद समोसा भी आया, वो भी खाने को मिला। बच्चों ने कहा कि खाइए, सारे बच्चों के लिए आया था। उसके बाद अब मैं आता हूँ कि ये जो मेरे और बच्चों के बीच डिस्कशन चल रहा है वो जो है कि मैं वहाँ पर मुख्य रूप से जो गया था, मेरा दृष्टिकोण ये था कि मैं बच्चों को ये समझाने में सफल रहूं, और मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी सफलता भी मिली है कि आपका जो आंदोलन है वो बिल्कुल सपोर्ट करने लायक है और मैं हर स्तर से आपके साथ हूं। लेकिन अगर इस आंदोलन का आधार बढ़ा दिया जाए तो शायद ये आंदोलन और ज़्यादा सक्सेस हो सकता है और छात्र के हित में और बड़े निर्णय आ सकते हैं। तो एक छात्र ने मुझसे पूछा कि अच्छा सर आप ये बताइए कि CIRB की जो आप बात कर रहे हैं ये क्या है? तो हमने कहा कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन बिल है। तो अभी तो हमारी उम्र उनसे दुगनी है, मैं 52 साल का हूँ, बच्चे 26 साल के हैं। तो उन्होंने कहा कि सर इतना बड़ा मतलब कि जो आप बात कह रहे हैं ये एक दिन का नहीं है। बच्चों की आशंका बिल्कुल सही थी कि भाई आप सरकार को बिल लाने के लिए बाध्य कर देंगे, ये आशंका एक दिन की नहीं थी। तो उस प्रश्न का जवाब मैं यहाँ से देना चाह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ तो डिस्कशन 10 मिनट का हुआ था और मैं अब उन बच्चों को संबोधित कर रहा हूँ कि आप सही कह रहे हैं। आज़ादी भी हमें एक दिन में नहीं मिली थी और भारत शासन अधिनियम 1919 भी एक दिन में पास नहीं हुआ था। अगर हम अपने बारे में तो सोचें ही, लेकिन अगर अपने आने वाली पीढ़ियां जो आपके बाद आएंगी इस फील्ड में तैयारी करने के लिए, उनको आपकी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, तो इसके लिए तो हमें सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा जैसे चरणबद्ध तरीके से सरकार के ऊपर दबाव तो डालना ही पड़ेगा। मैं यहाँ एक बात और क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी हिंसक और गैर संवैधानिक आंदोलन का समर्थन कभी नहीं करता। मैं जब आंदोलन कहूँ आगे से, तो मेरे आंदोलन का मतलब है गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मार्ग, अहिंसा और संवैधानिक दायरों में चलाया जाने वाला आंदोलन। यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं कि आज़ादी के पहले भी गांधी जी को 1917 से आंदोलन करना पड़ा, तब 47 में आज़ादी मिली। राजेंद्र नगर की समस्या मेरे लिए नई नहीं है। मैं भी 2013 तक वहाँ क्लास चलाया हूँ और मुझे मालूम है कि वहाँ मकान मालिक किस तरह से विद्यार्थी को लूट रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लाइब्रेरी वाले, वो मेरे समय में कंसेप्ट नहीं था, लेकिन आज मुझे मालूम है कि वो आपदा में अवसर बना ही रहे हैं। 1000 रुपया के जगह पे 5000 चार्ज कर रहे होंगे, जिनकी लाइब्रेरी खुली होगी, बेसमेंट में नहीं होगा। तो मैं बच्चों के एक प्रश्न का जवाब ये दिया कि अपने भविष्य को तो ध्यान में रखना ही है कि आपको IAS बनना है, लेकिन आपका छोटा भाई, छोटी बहन यदि आए तो उसको इस दलदल में
घुट घुट करके जैसे आप जी रहे हैं वैसा जीना नहीं पड़े, तो इसके लिए हमें एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने के लिए बिल लाने हेतु सरकार से बातचीत तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर आप ये देख रहे हैं, ये आसपास जितने भी मकान वाले हैं कोई भी हमारा समर्थन करने नहीं आ रहा है। तो मैं तो पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि आप खुद राजेंद्र नगर में 40,000 से ज़्यादा विद्यार्थी, आपको समर्थन की क्या आवश्यकता है। अगर आप 40,000 लोग चाह लें तो आप अपने आप में एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। 40,000 विद्यार्थी यदि ये सोच ले कि मैं केवल रोज़ 2 घंटे बैठूंगा ना, तो उस स्थल पर हर समय 1,000 विद्यार्थी दिखाई देगा। खाली 2 घंटा अगर वो समय देगा, जो वो चाय के दुकान पे और बाकी जगह पर अभी समय देता है, स्टूडेंट लाइफ में देना भी चाहिए। मैं वहाँ एक बात और जोड़ रहा हूँ कि वो मकान मालिक जो हैं वो हमारे आंदोलन में इसलिए नहीं शरीक हो रहे हैं। मैंने वहाँ पर बच्चों को जो बताया था वो लाइन कोट करके बता रहा हूँ कि किसी भी आंदोलन को सफल करने के लिए हमें गांधी के रास्ते पर चलना होगा कि गांधी ने नमक को ही क्यों चुना, अन्ना ने भ्रष्टाचार को ही क्यों चुना। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित उस आंदोलन में दिखाई देगा तब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे आकर जुड़ेंगे। तो मैं आज बच्चों के साथ यही जो है संवाद कर रहा हूं अपने वीडियो के माध्यम से। देख ही रहे हैं वहाँ पर मेरी बात हो रही है, अब उससे मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूं यहाँ से कि जिस दिन हम लोग उस मकान मालिक को यह समझाने में सक्षम हो गए कि आपका बेटा या पोता भी किसी कोचिंग में पढ़ता होगा, चाहे वो 5th क्लास का कोचिंग हो, चाहे वो 10th क्लास का कोचिंग हो, या कहीं IIT में हो, JEE में हो, और वहाँ भी व्यवस्था यही होगा दिल्ली में, क्योंकि चढ़ने के लिए दिल्ली में एक ही सीढ़ी होता है बिल्डिंग में, और फिर अंदर हॉल में 200 बच्चे बैठे हों, तो उस दिन अगर कोई दुर्घटना हुई तो आप सोच सकते हैं कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नंबर आपके पोते का लग सकता है, उस दुर्घटना में आपका पोता भी वहाँ होगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो दिल्ली के सभी मकान मालिक सुने कि आप राजेंद्र नगर के बच्चों का ये सोच करके सपोर्ट करिए कि आपका पोता भी किसी कोचिंग में पढ़ रहा होगा। और इसका सॉल्यूशन तभी आएगा जब हम CIRB कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन बिल की बात करेंगे। एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर किराया कानून पर भी जो है बात होनी चाहिए। मैं किसी भी मुद्दे पर बच्चों के किसी भी मांग से असहमत नहीं हूं। मैं बच्चों के किसी भी मांग का समर्थन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमें राजनीतिक लोगों को भी देखना है। सबसे पहले वहां जो बच्चे बैठे हुए हैं वो ये समझें कि कोई बिहार से हैं, कोई उत्तर प्रदेश से हैं, कोई मध्य प्रदेश से हैं, कोई राजस्थान से हैं, कोई हरियाणा से हैं, कोई गुजरात से हैं, कोई महाराष्ट्र से हैं, कोई आंध्र प्रदेश से हैं, यानी अलग अलग राज्यों से हैं। आप में से कोई भी वहां वोटर नहीं है कि वहां से चुना हुआ सांसद, MLA या पार्षद आपको वोट बैंक समझ करके आपके समर्थन में खड़ा हो जाए। मैं बच्चों को यह बताना चाह रहा हूं कि इसके विपरीत वहां का मकान मालिक जो हैं वो उस क्षेत्र के वोटर हैं, इसलिए दबे पांव अंदर दिल से
ओल्ड राजेंद्र नगर का पार्षद, ओल्ड राजेंद्र नगर का विधायक और ओल्ड राजेंद्र नगर के सांसद भी, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो दिल से तो मकान मालिक के ही साथ खड़े दिखेंगे, क्योंकि वो उनके वोटर हैं। मुझसे छात्रों ने अब ये प्रश्न नहीं पूछा, मैं बता रहा हूं कि छात्रों के मन में ये भी होना चाहिए कि क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने के लिए, यानी कोई भी ऐसा बिल जिससे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का रेवेन्यू पर असर पड़े, सरकार बनाने का प्रयास करेगी? नहीं। कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक उनके वोटर नहीं हैं, लेकिन आर्थिक लाभ के लिए सरकार, करप्शन नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूं जो समझाना चाह रहा हूं, आर्थिक लाभ के लिए सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले के पक्ष में रहेंगे। मैं शायद ये भूल रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये लाइन बोला था, और नहीं तो ये मैं जोड़कर बोल रहा हूं कि अगर एक अंदाज करिए कि बाजीराव एंड रवि में 2000 बच्चे पढ़ते हों, एक उदाहरण, और बाजीराव एंड रवि अगर 3 लाख फीस लेता हो, तो 30 लाख 3 करोड़, मतलब अगर 3 लाख फीस देखा जाए, जीरो लगाइए, 30 लाख 3 करोड़ 30 करोड़ 60 करोड़ का जो है टर्नओवर हुआ है। उसका जीएसटी कितना हुआ है? 18 छक्का टोटल से लमसम 8 से 9 करोड़। अगर सरकार फीस को रेगुलेट करने वाला अगर बिल ले आए और वो फीस घट करके अगर मान लीजिए 2 लाख पे ही आ गया, तो अब उस कोचिंग का टर्नओवर क्या हो गया? 40 करोड़। सरकार को मिलेंगे कितने? 6.5 करोड़। क्या सरकार एक कोचिंग से, क्योंकि दिल्ली में कितने कोचिंग हैं सोचिएगा, 2 करोड़ सालाना अपना जीएसटी कम करने का प्रयास करेगा? आप जरा सोचिए कि विकास दिव्यकीर्ति ही हैं, तो अगर विकास दिव्यकीर्ति के पास 4000 बच्चे पढ़ते हों, उदाहरण दे रहा हूं, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर विकास दिव्यकीर्ति के पास 4000 बच्चे पढ़ते हों, 3 लाख अगर विकास दिव्यकीर्ति फीस लेता हो, तो 3 लाख में एक शून्य जोड़ेंगे 30 लाख, दूसरा जोड़ेंगे 3 करोड़, तीसरा जोड़ेंगे 30 करोड़, और 4 से गुना कर देंगे 120 करोड़। जरा 18% निकाल के देखिए उसका, तो मुझे लगता है कि लगभग 18 से 20 करोड़ के बीच जीएसटी बनता है। अगर वो फीस को रेगुलेट करके 2 लाख कर दिया जाए, तो अब आप गुना कर लीजिए, लेकिन वो लमसम घट के जीएसटी 15 करोड़ हो जाएगा। अब यदि ये जीएसटी केवल केंद्र सरकार का होता, तो आपको आम आदमी पार्टी के सरकार वहां पे साथ दे देते, या अगर ये जीएसटी राज्य का होता, तो सांसद महोदया आके खुद खड़ी हो जाती कि नहीं नहीं रेगुलेशन तो होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि जीएसटी 2 भागों में बंटता है, तो क्या 5 करोड़ का लॉस का मतलब 2.5 करोड़ का लॉस दिल्ली सरकार का और 2.5 करोड़ का लॉस जो है केंद्र सरकार का, कौन सा पार्षद विधायक और जो है एमपी ये चाहेगा कि मेरे सरकार का रेवेन्यू लॉस हो जाए? इसके लिए तो आपको दबाव बनाना ही पड़ेगा। और मैं आगे चल करके अब जो ये विद्यार्थियों से बातचीत हुआ, उसके मोटे मोटी कुछ मुद्दों को मैंने आपको बताया। अब मैं विद्यार्थी को जो अगला बताने जा रहा हूं, ये इससे भी बड़ा है। मैं चाह रहा हूं, जरा समझिएगा दोस्तों इस मुद्दे को, कि CIRB कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन बिल में एक कोचिंग रेगुलेशन, नाम उसका कुछ भी रख लीजिए, कोचिंग रेगुलेशन कमीशन,
या कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन कमीशन का होना जरूरी है। अब मैं जानता हूं कि मेरे विद्यार्थी के मन में यह आ रहा होगा कि कोचिंग संस्थान नियामक आयोग से क्या फायदा होगा। तो मैं आज विद्यार्थी को यह बताना चाह रहा हूं कि कोचिंग में आप जो सुधार करना चाह रहे हैं वो एक कंप्यूटर के तरह का सुधार है कि केवल हार्डवेयर में आप सुधार करना चाह रहे हैं, सॉफ्टवेयर में आप सुधार करना नहीं चाह रहे हैं। आपने कभी सोचा कि विद्यार्थियों का पहले तो बैच में संख्या लिमिट हो? क्या ये बिना किसी आयोग के एफिलिएशन के यूजीसी के जैसा ये संभव है? आपने कभी सोचा कि कोचिंग जो है किसी को भी टीचर बना के अगर खड़ा कर लेता है और वह टीचर बिना किसी क्वालिफिकेशन के, या ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आईएएस की परीक्षा से पसार हो, बिना कोई उसके पास मास्टर डिग्री हुए केवल 2 पीटी और 2 मेंस के आधार पर जब आपका कॉपी इवेलुएट करने लगता है या आपको क्लास में पढ़ाने लगता है, तो आप जरा ये सोचिए कि क्या उस गुणवत्ता को रेगुलेट करने के लिए कमीशन होना चाहिए कि नहीं। मैं जो बताने जा रहा हूं दोस्तों, अगले वीडियो में और बेहतर बताऊंगा, लेकिन अभी जितना मैं आपसे बात कर सकता हूं, मेरे विद्यार्थीगण मेरे जिगर के टुकड़े हैं, एक और मैं बता रहा हूं। मैं आज पूरा संवाद राजेंद्र नगर में, ओल्ड राजेंद्र नगर में बैठे हुए छात्रों से कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं कल मिला तो मुझे बहुत ही सुखद अनुभव हुआ। उनका रिस्पांस बहुत अच्छा था और उनके साथ जो बैठी थी टीचर अपूर्वा मैडम, उनका तो रवैया और भी सहयोगात्मक था। वो चाहती तो मुझे बच्चों के बीच नहीं भी बैठने देती, लेकिन उन्होंने मुझे पूरा समय दिया। मैं अपूर्वा मैडम के द्वारा जो मुझे ये सम्मान दिया गया, उसके लिए उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अब जरा दोस्तों एक और लाइन लास्ट समझिएगा, इसके बाद मैं विद्यार्थियों के साथ जो संबोधन है वो ख़त्म करूँगा और आगे के वीडियो को मैं बनाते रहूँगा। मैं आपके साथ संवाद वार्तालाप करते रहूँगा। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो इससे भी बड़ा चीज़ है दोस्तों। आप ये सोचिए कि जब कोई कोचिंग क्लास फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करता है, जैसे मैं भी उसमें शामिल हूं, तो मैं तो पहले ही बता देता हूं कि भाई मेरे फाउंडेशन क्लास में टेस्ट सीरीज और इसका कहीं पे कोई योगदान नहीं है, क्योंकि आप अभी लर्निंग प्रोसेस में हो, पहले पढ़ो तब टेस्ट देना। लेकिन आप सोचिए दिल्ली में जब आप 2 साल का 18 महीने का फाउंडेशन कोर्स कर लेते हैं, तो फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? उस बच्चे को सब कुछ आ जाना चाहिए। तो फिर वही बच्चा टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन करता है? उसको फाउंडेशन कोर्स में ही इतना परिपक्व क्यों नहीं करा दिया जाता है कि उसको टेस्ट सीरीज की आवश्यकता नहीं पड़े? उसको फिर दोबारा मेंटरशिप प्रोग्राम क्यों करना पड़ता है? तो अगर ये कमीशन बन जाएगा तो उसमें ये लिखना चाहिए कि आप जो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं उसका एक एक चीज उसमें लिख करके हमसे अप्रूव कराइए या हमको जानकारी दीजिए, ताकि मैं चेक करने आऊं तो वो कागज से मिलाऊं कि आप ये कोर्स में ये चीज दिए हैं कि नहीं। तब वो फाउंडेशन कोर्स के नीचे लिखने लगेंगे कि इसमें टेस्ट सीरीज नहीं शामिल है। कोई बात नहीं है, तब हम संभल के जाएंगे कि 3 लाख अभी खाली सुनने, तब हम ये संभल के जाएंगे कि 3 लाख अभी खाली हम विकास दीपकृति और अवध ओझा का बकैती सुनने जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज बाद में करेंगे फिर 50,000 भर के। तो ये चीज समझना है दोस्तों। फाउंडेशन का मतलब मेंटरशिप नहीं होता है क्या? मतलब कि क्या आपने फाउंडेशन कोर्स में मेंटर नहीं बने थे आप क्या, कि अब आप हमको फिर से मेंटर बनना चाह रहे हैं?
एक बार तो 18 महीना मेंटल कर दिए, अब मेंटल से मेंटर बनने जा रहे हैं। तो ये तीनों कोर्स के जितने प्रकार के कोर्स ये लॉन्च कर रहे हैं, उनका पहले एक फुल डिस्क्रिप्शन जाना चाहिए आयोग के पास, और आयोग पूरा एक फॉर्म बनाए कि उनको इतना इंक्वायरी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आप मेरे पे भरोसा रखिए, आपके लिए अंत तक लड़ाई मैं लड़ूंगा। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो घटना घटी, उसे केवल आईएएस के कोचिंग तक ही सीमित मत रखिए। मैं भारत के जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, हिंदू, मुस्लिम सभी प्रकार के अभिभावकों को कह रहा हूं कि आपका बच्चा किसी भी स्तर पे है स्टैंडर्ड में, और अगर वो कोचिंग में जा रहा है तो ये घटना वहाँ भी घट सकता है। इसलिए आप सारे लोग जुड़िए, उन बच्चों को समर्थन करिए, और नहीं तो जो समर्थन करना चाहते हैं वो हमें मेरे इस वीडियो के इनबॉक्स में लिखिए कि मैं करना चाहता हूं। आप अपना मोबाइल नंबर लिखिए ताकि मैं आपसे संपर्क करूं और हम लोग एक संगठित आंदोलन चला करके सरकार से जो है अपनी बात रखें। और एकदम लास्ट में मैं यही कहूँगा कि मैं छात्रों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन बिल, या आप इसको हिंदी में ऐसे कहें कि मैं छात्रों से ये अपील कर रहा हूँ कि कोचिंग संस्थान नियामक विधेयक किसी सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं है। इसमें तो सभी दल और सभी पार्टियों की सरकार किसी न किसी राज्य में है, और हम सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार को कोई चेतावनी नहीं दे रहे हैं। हम संवैधानिक तरीके से सरकार के पास जा रहे हैं कि सरकार के पास सैकड़ों काम है, अगर वो नहीं इस बात को ध्यान में लिए हैं तो हम लोग मिलकर उनको संज्ञान में लेने का प्रयास करें, ये हमारा उद्देश्य है। तो चलिए दोस्तों, आगे मैं फिर आपसे संवाद करता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।